इस वीडियो में आप डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के गणित प्रश्न पत्र जो कि सितंबर 2021 में डीएलएड 2019 बैच के फ्रेश प्रशिक्षुओं के समय पूछा गया था उसका कंप्लीट सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि आप डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के पिछले 5 वर्षों के सभी सब्जेक्ट्स का कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था 2025 का वर्गमूल है। भाग विधि से आप लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। आप लोग जानते होंगे भाग विधि से कैसे निकाला जाता है। देखिए, सबसे पहले मैं 4 से यहाँ भाग देता हूँ तो 4 चौके 16, यहाँ पे 4 शेष बच गया, फिर 25 उतारेंगे, यहाँ पे 4 जोड़ देते थे तो यहाँ 8 हो जाएगा। अब देखिए ये लगभग कितने बार में जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ और यहाँ पर भी 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 यहाँ 25 और 5 बटे 40 और 2 42, तो ये पूरा कट गया। यानी कि इसका वर्गमूल कितना हो गया 45। ऑप्शन नंबर 2 45 इसका सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था √2 + 1 डिवाइडेड बाई √2 का होल स्क्वायर का मान होगा। तो ये आप लोग जानते हैं a + b का होल स्क्वायर है। तो आप लोग फार्मूला जानते होंगे, a स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, प्लस 2ab 2 गुणे a गुणे b, तो √2 से √ कट जाएगा और 2 बचेगा। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, देखिए 2 और 2 मिलकर के 4 प्लस 1/2 यानी कि 4 सही 1/2 आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न पूछा गया था एक घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात 2:3 है तो उसके घटने की प्रायिकता क्या होगी। प्रतिकूल संयोगानुपात आपको दिया गया, ध्यान दीजिएगा कितना दिया है 2/3 दिया है। अब इसमें ये a होता है और ये b होता है और घटना के घटने की प्रायिकता आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रतिकूल संयोगानुपात के कंडीशन में घटना के घटने की जो प्रायिकता होती है उसका सूत्र होता है b डिवाइडेड बाई a प्लस b। अब देखिए b का मान यहाँ पर कितना दिया है 3 दिया है और a का मान कितना दिया है 2 दिया है, प्लस b का मान कितना दिया है 3 दिया है। यहाँ पर सबको जोड़ने पर आपका मान आ जाएगा 3/5। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। तो घटना के घटने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 3/5। तीसरे का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। चौथा प्रश्न पूछा गया था 13, 14, 10, 12, 11, 12, 13, 10, 12 का बहुलक होगा। तो किसी दी गई श्रृंखला में जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है यानी जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा बार होती है वहीं उस सीरीज यानी श्रृंखला का बहुलक कहलाता है। अब इस सीरीज में देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखिए 12 एक बार आया हुआ है, यहाँ पर देखिए 2 बार आया हुआ है और यहाँ पर देखिए 3 बार आया हुआ है। इसके अलावा जितनी संख्याएं हैं, देखिए 13 की अगर बात की जाए तो सिर्फ 2 बार आया हुआ है, 14 की बात की जाए तो सिर्फ 1 बार आया हुआ है और अगर 10 की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए 2 बार आया हुआ है और उसके बाद से 11 की बात की जाए तो ये सिर्फ 1 बार आया हुआ है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, 12 3 बार आया हुआ है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। इस वजह से इस श्रृंखला का बहुलक क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। चौथे का ऑप्शन नंबर 2 12 सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न पूछा गया था sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब कोण a का मान बराबर होगा। यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट करके अगर हम लोग देखें तो sin 2a, अगर a का मान हम लोग 0 मान लें तो यानी 2a का मान भी 0 अंश होगा। sin 0 का मान कितना होता है 0 होता है। अब राइट साइड में देखिए 2 गुणे sin a की जगह हम लोग 0 रख रहे हैं तो sin 0 का मान कितना होता है 0 होता है। 2 गुणे 0 यानी कि 0, ये वाला कंडीशन फुलफिल कर रहा है यानी पहला उत्तर सही होगा। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं क्या ये सभी सही हो सकते हैं। देखिए अगर 30 अंश अगर a की जगह मैं रखूँ तो 2a है यानी sin 60 हो जाएगा। sin 60 का मान √3/2 होता है और यहाँ पर देखिए 2 sin 30 हम लोग a का मान रख रहे हैं तो 2 गुणे sin 30 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ से ये कट जाएगा तो ये इसके बराबर नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से ये तीनों जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं करेंगे। आप लोग वैल्यू पुट करके देखेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा। सिर्फ 0 अंश के कंडीशन में ही ये फॉर्मूला फॉलो करेगा। इस वजह से इस कंडीशन में a का मान कितना होगा 0 अंश। पांचवे का ऑप्शन नंबर 1 0 अंश सही उत्तर है। दोस्तों यहाँ से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। छठवां प्रश्न पूछा गया था यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास ज्ञात करिए। ध्यान दीजिएगा, आपसे व्यास पूछा जा रहा है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र आपने पढ़ा होगा πr², जिसका मान कितना दिया है 154 वर्ग सेंटीमीटर। पाई का मान 22/7 गुणे r² बराबर 154। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अगर मैं इसको 11 से काटूं तो 11 दूनी 22 और इसको 11 से काटूं तो 11 एकम 11 बचेगा 4 और 11 चौक 44। अब फिर इसको 2 से काट देंगे तो ये 7 बार में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे r² है, यहाँ पे 7 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 7 × 7 = 49 हो जाएगा और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर आ जाएगी।
ध्यान दीजिएगा, आपसे व्यास पूछा गया था, तो जो डायमीटर होता है वो 2 गुणे त्रिज्या होती है, यानी 2r। आर की वैल्यू आपकी 7 आई थी, 2 गुणे 7 यानी कि डायमीटर कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। यही आपसे प्रश्न में पूछा गया था, वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए, तो वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। 7वां प्रश्न पूछा गया था, 243 पर घात 3/5 को सरल कीजिए। अब ये देखिए 243 का जब आप गुणनखंड करेंगे 243, तो देखिए 3 से अगर मैं काटूँ तो 3 आठे 24 और 3 एकम 3, फिर से 3 से काटा जाए तो क्या बचेगा, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, फिर से 3 से काटा जाए तो 9 बचेगा, 3 से काटा जाए तो 3 बचेगा, फिर 3 से काटा जाए तो 1 बचेगा, यानी कि 1 2 3 4 5, 3 पर घात 5 लिख सकते हैं किसको, 243 को, और इसके पूरे पर घात कितना दिया है गया है आपको, 3/5। अब घातांक के नियम से आपने पढ़ा होगा कि घात के ऊपर अगर घात लगा होता है तो दोनों का आपस में गुणा हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 पर घात 5 और गुणे ये वाला घात इस पे गुणा हो जाएगा, यानी कि 3/5। अब ये देखिए ये 5 से ये 5 कट जाएगा, यानी कि टोटल मान क्या आ जाएगा, 3 पर घात 3, और इसका मान कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 27 इसका आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न पूछा गया था, x² - 14x + 49 को हल कीजिए। देखिए इस प्रकार के समीकरण को हल करने के लिए आपका जो फॉर्मेट होता है ax² + bx + c, उससे जब कंपेरिजन करेंगे तो x² के गुणांक को इस c में गुणा करते हैं, तो यहाँ पर गुणांक कुछ नहीं है यानी कि 1 है, 1 गुणे 49 यानी 49 हो जाएगा। अब 49 को इस प्रकार से 2 भागों में बांटना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर ये b वाली वैल्यू आपको मिलनी चाहिए, और गुणा करने पर ये a गुणे c मिलना चाहिए, यानी 49 मिलना चाहिए। तो देखिए 49 को अगर मैं 7 और 7 2 भागों में डिवाइड कर दूं तो दोनों को जोड़ने पर 14 आ जाएगा और दोनों का गुणा करने पर 49 आ जाएगा, यानी कि अब हम लोग इसको कैसे तोड़ सकते हैं, x² - 7x + 49। ठीक है, यहाँ से देखिए x मैं कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, x - 7। यहाँ से देखिए मैं -7 कॉमन ले रहा हूँ तो x - 7। अब देखिए ये ब्रैकेट वाला दोनों कॉमन, फिर से ये कॉमन आ जाएगा x - 7, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x - 7। तो ये दोनों सेम है, इस वजह से x - 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही आपका उत्तर होगा। 9वां प्रश्न पूछा गया था, 15.625 का घनमूल ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर दशमलव से कोई खास मतलब नहीं है, इसको आप कुछ देर के लिए इग्नोर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर कोई विधि नहीं पूछा गया किस विधि से आपको निकालना है, तो मैं यहाँ पर गुणनखंड विधि का प्रयोग करूँगा। 15,625, थोड़े देर के लिए मैं दशमलव को इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद से देखिए इसको मैं 5 से भाग दे रहा हूँ तो कितने बार में जाएगा, 5 तिहाई 15, उसके बाद से 5 एकम 5, 1 शेष बचा, 5 दूनी 10, 2 शेष बचा, 5 हाँ 25, फिर से 5 से मैं भाग दूंगा तो कितने बार में जाएगा, 5 छाक 30, 1 शेष बचा, 5 दूनी 10, 2 शेष बचा, 5 हाँ 25। उसके बाद से फिर से 5 से भाग दे देता हूँ तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 हाँ 25, फिर से 5 से भाग देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 हाँ 25, फिर से 5 से देता हूँ तो कितने बार में जाएगा, 5 बार में, फिर से 5 से, तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3-3 का पेयर बनेगा, क्यों, क्योंकि घनमूल आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, यानी कि घनमूल इसका क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। लेकिन चूंकि ये दशमलव में था और दशमलव में हम, अब देखिए 25 हमारा आ गया, अब दशमलव कैसे डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 अंक के बाद, दाहिने से 3 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव था, तो चूंकि घनमूल में हम लोग 3 अंक का पेयर बनाते हैं, वर्गमूल रहता है तो 1 अंक का पेयर, 2 अंक का पेयर बनाते हैं, घनमूल में 3 का, और अगर चतुर्थ मूल होगा तो 4 अंक का, पंचमूल होगा तो 5 अंक का, चूंकि घनमूल था तो 3 अंक का पेयर बनाएंगे, तो यानी दाहिने से 1 अंक के बाद आपका दशमलव लग जाएगा, दाहिने से 1 अंक के बाद आपका दशमलव लग जाएगा, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 2.5। 15.625 का घनमूल कितना हो जाएगा, 2.5 आपका उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न पूछा गया था, 1 - tan² 45 डिवाइडेड बाई 1 + tan² 45 का मान ज्ञात करिए। tan 45 का मान 1 होता है। अब इसको पुट करिए, 1 - tan 45 के जगह 1 रख दे रहा हूँ और इसका स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई 1 + tan 45 का मान 1 का होल स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 में से 1 घटेगा तो 0 बचेगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। किसी भी जीरो में अगर किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उत्तर हमेशा 0 प्राप्त होता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 आपका उत्तर हो जाएगा। 11वां प्रश्न पूछा गया था, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
जिससे 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जो संख्या दी गई रहती है उसका गुणनखंड हम लोग ज्ञात करते हैं, और जो संख्या पेयर नहीं बन पाता है उसी से गुणा कर देंगे तो सबका पेयर बन जाएगा, यानी कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको संख्या क्या दिया गया है, 6075। अब इसका गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले मैं इसको 5 से अगर भाग दे दूँ तो देखिए 12 25 60, और ये 5 एकम 5 और ये 5 25। ठीक है, फिर से 5 से मैं डिवाइड करता हूँ तो 5 दूनी 10, हाथ में बचा 2, और 5 चौक 20, हाथ में बचा 1, 5 तिहाई 15। उसके बाद से देखिए 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 8 24 और 1, फिर 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 दूनी 6 और 3 7 21, फिर 3 से करता हूँ तो 9, फिर 3 से करता हूँ तो 3, और लास्ट में ये 3। अब यहाँ पर देखिए 5 का पूरा पेयर बन रहा है, 2 का पूरा पेयर बन रहा है, 3 का पूरा पेयर बन रहा है, लेकिन एक 3 डिजिट एक्स्ट्रा बच रहा है। अगर एक और 3 रहता तो इस 3 का भी पेयर बन जाता और ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती, लेकिन चूंकि 3 एक ही बच रहा है इस वजह से 3 से 6075 में अगर गुणा कर दें तो जो गुणनफल होगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो प्रश्न में यही पूछा था कि किस संख्या से गुणा कर दें जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 3 से गुणा करने पर 6075 पूर्ण वर्ग बन जाएगा। दोस्तों यहाँ से आपके लघुत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। 12वां प्रश्न पूछा गया था, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय लिखिए। आपसे प्रायिकता नहीं पूछी जा रही है, सिर्फ समुच्चय के बारे में लिखना है। देखिए दोनों पासों को फेंकने पर कुल 6 कंडीशन ही बन सकती है, 1 से लेकर के 6 तक के अंक ही ऊपर आ सकते हैं, और उसमें भी सिर्फ सम अंक ऊपर आने का समुच्चय आपसे पूछा जा रहा है। तो हो सकता है पहले पासे में अगर 2 आ जाए और दूसरे पासे में भी 2 आ जाए, तो उस कंडीशन में देखिए दोनों सम संख्या ऊपर आ रही है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर पहले पासे में 2 आ जाए और दूसरे पासे में 4 आ जाए तो भी दोनों सम संख्या ऊपर आ रही है। इसी प्रकार से तीसरा कंडीशन हो सकता है कि पहले पासे में 2 आ जाए और दूसरे पासे में 6 आ जाए। क्या 6 से ज़्यादा बड़ी संख्या हो सकती है? नहीं, क्योंकि पासे में 6 तक ही अंक होते हैं। तो उसके बाद से दूसरा कंडीशन क्या बनेगा कि पहले पासे में 4 आ जाए और दूसरे पासे में 2 आ जाए। ठीक है, उसके बाद से अगला कंडीशन क्या बनेगा कि हो सकता है पहले पासे में 4 आ जाए और दूसरे पासे में भी 4 आ जाए। और अगला कंडीशन क्या बनेगा, पहले पासे में 4 और दूसरे पासे में 6 आ जाए। यहाँ तक क्लियर? और इसके बाद वाला कंडीशन क्या बनेगा, पहले पासे में 6 आ जाए और दूसरे पासे में 2 आ जाए, क्योंकि दोनों सम हो रहे हैं। इसके बाद से अगले कंडीशन की अगर बात की जाए तो पहले पासे में 6 आ जाए, दूसरे पासे में 4 आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि पहले पासे में 6 आ जाए और दूसरे पासे में भी 6 आ जाए। तो जब भी 2 पासों को ऊपर फेंकेंगे तो दोनों पासों में सम अंक आने की जो समुच्चय बनेंगे इतना ही, कुल मिलाकर के 9 कंडीशन बनेंगे। यही आपको उत्तर देना था। 13वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात करिए। माध्यिका मतलब कि मध्य का अंक। अब देखिए अगर ये बारंबारता वाला प्रश्न नहीं रहता और सीधे यहाँ पर श्रृंखला दी गई रहती और आपसे माध्यिका पूछा जाता तो हम लोग उसको बढ़ते हुए क्रम या फिर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करके जो अंक बीच में आता वहीं आपका माध्यिका हो जाता। लेकिन चूंकि ये बारंबारता वाला प्रश्न है इस वजह से डायरेक्टली आप उसको व्यवस्थित नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता बनाना होगा, उसके आधार पर पदों की संख्या के आधार पर आप माध्यिका निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, चलिए इसको प्रोसेस को समझते हैं। तो फिर से एक बार आपको टेबल बनाना होगा। देखिए ये हो गया पद, यहां पर मैं लिखता हूं बारंबारता और यहां पर लिखता हूं संचयी बारंबारता। ठीक है, उसके बाद से देखिए पद में क्या दिए गए हैं, 2 से 14 तक, 2 4 6 8 10 12 और 14। ठीक है, उसके बाद से बारंबारता में क्या दिए गए हैं, 3 2 2 4 3 1 और 2। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं तो इसको ध्यान से समझिएगा। संचयी बारंबारता निकालने के लिए सबसे पहले जो बारंबारता वाला में पहला वाला टर्म दिया रहता है इसको एज इट इज हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दिया 3। ठीक है, उसके बाद से इस पहले वाले टर्म को इसके नीचे वाले दूसरे टर्म में जोड़ देते हैं, तो 3 और 2 5। उसके बाद से इस 5 को उसके नीचे वाले में जोड़ देते हैं तो 7 हो जाएगा। 7 को इसमें जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। 11 को इसमें जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा, और 14 को इसमें जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 को जब इसमें जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा। और
कुल बारंबारता की अगर बात की जाए, इन सबको जोड़ देंगे तो इसका भी मान आपको 17 प्राप्त होगा, जो कि n का मान होता है। n का मान आपको क्या मिल गया, 17 मिल गया, जो कि एक विषम संख्या है। ठीक है, तो विषम के कंडीशन में माध्यिका निकालने का सूत्र क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 वां पद। ठीक है, n का मान आपको कितना रखना है, 17 रखना है, +1 डिवाइडेड बाई 2 वां पद, यानी 17 + 1 18 + 2 यानी 9वां पद। अब देखिए 9वां पद किस में आएगा, यहाँ तक 7 पद तक खत्म हो चुका है, 8 9 10 और 11 तक इस वाले में आएगा, यानी कि आपको कितना मिला था, 9वां पद मिला था, 9वां पद। तो 9वां पद किस में आएगा, इस वाले में, यानी कि 1 2 3 4 ऊपर से चौथे वाले में 1 2 3 4, यानी कि ये वाला जो टर्म होगा यही आपकी माध्यिका होगी। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका आपसे पूछा गया था तो माध्यिका कितना हो जाएगा, 8 आपका माध्यिका हो जाएगा। 14वां प्रश्न पूछा गया था, यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में tan a बराबर 4/3 हो तो sin स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का मान ज्ञात करिए। देखिए समकोण त्रिभुज की चर्चा की गई है, यहाँ पर त्रिभुज का जो नाम दिया गया है वो ABC त्रिभुज की बात की गई है, A B और C। यहाँ पे इस कोण के सापेक्ष tan A का मान दिया गया है, क्या दिया गया है, tan A का मान कितना दिया गया है, 4/3। और tan, किसी कोण का जो tan होता है वह लंब और आधार के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि लंब कितना हो गया, 4 दिया गया है और आधार कितना हो गया, 3 दिया गया है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण आप लोग निकाल सकते हैं, कर्ण बराबर √ लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यानी 16 + 9 25 हो जाएगा और √ करेंगे तो इसका मान 5 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद से बोला जा रहा है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का मान ज्ञात करना था, तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, साइन a का मान होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ देखिए इसके सापेक्ष, इस कोण a के सापेक्ष लंब ये होगा और कर्ण ये होगा, यानी कि 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस a का मान होता है आधार बटे कर्ण। इस कोण a के सापेक्ष ये आधार होगा ये कर्ण होगा, यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर। उसके बाद से देखिए ये हो जाएगा 16/25 प्लस ये हो जाएगा 9/25, फिर आप 25 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 16 + 9, यानी कि 25 डिवाइडेड बाई 25, जो कि कट करके इसका मान आ जाएगा 1। तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का मान कितना आ रहा है, 1 आपका उत्तर हो जाएगा। 15वां प्रश्न पूछा गया था, 550 घन सेंटीमीटर लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाया जाता है, यदि सरिया का व्यास 1 सेंटीमीटर हो तो सरिया की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए उतने ही लोहे को पिघला करके यहाँ पर बेलनाकार सरिया बनाया जाता है, यानी कि दोनों का आयतन जो है वो समान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सरिया का जो सरिया बनाया जा रहा है बेलनाकार सरिया, उसका व्यास दिया गया है, व्यास मतलब कि d दिया गया है 1 सेंटीमीटर। अगर मैं r की बात करूँ तो व्यास में 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर उस सरिया का त्रिज्या हो जाएगा। अब चूंकि सरिया बेलनाकार है, ठीक है, तो बेलनाकार सरिया का आयतन जो होता है वो क्या होता है, πr² × h। अब चूंकि देखिए जो बेलनाकार सरिया बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ये इसका व्यास था और ये उसकी हाइट होगी, और इसी कंडीशन में इसको L भी बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लंबाई पूछा जा रहा है, तो हाइट लिखिए या फिर L लिखिए, दोनों कंडीशन में सेम होगा। ठीक है, और इसका जो आयतन हम लोग निकालेंगे वो किसके बराबर होगा, जो पहला लोहा था 550 घन सेंटीमीटर का, उसके बराबर होगा। तो इसके बराबर मैं 550 लिख देता हूँ। उसके बाद से देखिए पाई का मान 22/7, आर का मान आपका कितना हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर लिखिए, या फिर 1/2 गुणे 1/2 मैं लिख दे रहा हूँ। क्यों, क्योंकि 0.5 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। यहाँ पर सीधे मैं 1/2 लिख करके, स्क्वायर था इसलिए 2 बार गुणा कर दिया। उसके बाद से h की वैल्यू आपको निकालनी है और बराबर 550। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए ये 2 से ये कट जाएगा 11 बार में, और ये 11 से ये कटेगा 50 बार में। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद से देखिए ये 7 दूनी 14 और 14 25 70 और 1 0 और, यानी कि h का मान कितना आ जाएगा 700 सेंटीमीटर। ठीक है, और h क्या था, वही तो लंबाई था, तो लंबाई कितना आ जाएगा 700 सेंटीमीटर का बेलनाकार सरिया बन जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। 16वां प्रश्न पूछा गया था, एक टोकरी में 1250 फूल हैं,
यदि एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर है, मतलब कि अगर मंदिर में एक्स फूल चढ़ाता है किसी एक मंदिर में, तो उतना ही एक्स पूरे शहर में यानी उस पूरे नगर में मंदिर है। ठीक है, आगे पढ़िए। यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए, एक टोकरी में कितने फूल थे? 1250, और कुल सभी नगर मिलाकर के 8 टोकरी उसने फूल चढ़ाए, तो बताइए उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं? तो सबसे पहले हम लोग फूलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं कि 8 टोकरी को मिलाकर के उसने कुल कितने फूल चढ़ाए। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिटरी मेथड में लगाता हूँ। एक टोकरी में फूलों की जो संख्या है वो आपको दी गई है, कितना है? 1250 फूल। तो 8 टोकरी में फूलों की कुल संख्या क्या हो जाएगी? 1250 और गुणे 8 हो जाएगा, टोटल फूल इतना ही तो होंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है कि यदि एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने उस नगर में मंदिर हैं, तो मैं मान ले रहा हूं कि माना नगर में कुल एक्स मंदिर हैं, नगर में कुल एक्स मंदिर है, और प्रश्न में यह कह रहा है कि प्रत्येक मंदिर में, देखिए प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि नगर में मंदिर हैं, यानी कि प्रत्येक मंदिर में एक्स फूल भी चढ़ाएगा। तो एक्स गुणे एक्स अगर मैं कर देता हूं तो ये किसका वैल्यू होगा? कुल फूलों की संख्या के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक मंदिर में एक्स फूल चढ़ा रहा है और कुल मंदिर एक्स है, तो दोनों का गुणा कर दूंगा तो ये किसके बराबर होगा? कुल फूलों की संख्या, जो कि हमने कितना निकाला है? 1250 गुणे 8। यहां तक क्लियर? अब यहां से एक्स स्क्वायर बराबर इतना हो जाएगा, और जब स्क्वायर यहां से हटेगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा कितना? 1250 गुणे 8। 1250 में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,000 आ जाएगा, और जब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 100 फूल। यानी कि एक्स का मान क्या था? क्या मान करके हम लोग चले थे कि एक्स कुल मंदिरों की संख्या थी, और प्रत्येक मंदिर में एक्स फूल भी चढ़ा रहा था, यानी फूल भी 100 फूल चढ़ा रहा था, और कुल नगर में मंदिरों की संख्या कितनी हो गई? एक्स थी, जिसका मान कितना आ गया? 100 आ गया। यानी कि कुल मंदिर कितने थे? 100 मंदिर थे उस नगर में। यही प्रश्न आपसे पूछा गया था, बताइए उस नगर में कुल कितने मंदिर थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा कि उस नगर में कुल 100 मंदिर थे। 17वां प्रश्न पूछा गया था, एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। एक आपको शंकु दिया गया है, कुछ इस प्रकार से शंकु होता है, इसकी जो ऊंचाई है यानी कि ये वाली हाइट, ये इसकी आधार का जो त्रिज्या है उसके बराबर है। यानी कि त्रिज्या को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? एच लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाइट और इसकी त्रिज्या दोनों बराबर है। यहां तक क्लियर? तथा उसका आयतन 9 पाई घन सेंटीमीटर है। इस शंकु का आयतन 9 पाई घन सेंटीमीटर दिया गया है, तो शंकु की ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है। यहां तक क्लियर? अब देखिए शंकु का आयतन का सूत्र आपने पढ़ा होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, बराबर कितना दिया गया है? 9 पाई घन सेंटीमीटर, तो इसके बराबर मैं 9 पाई लिख सकता हूं। अब देखिए ये 1/3 पाई के जगह मैं 22/7 रख देता हूं। आर का मान कितना दिया गया है? एच दिया गया है, तो यहां पर मैं एच स्क्वायर रख देता हूं, गुणे ये पहले से हाइट है तो एच हो जाएगा। ठीक है, बराबर 9 पाई ये हो जाएगा। अब देखिए ये 22/7 किसका मान था? पाई का मान था। यहाँ पर देखिए पाई, तो ये पाई से ये पाई कट जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर देखिए एच क्यूब हो जाएगा, एच क्यूब, और इधर क्या हो जाएगा? 3 गुणे 9 हो जाएगा, यानी कि 27 हो जाएगा। और जब ये क्यूब हटेगा तो ये घनमूल निकल जाएगा, तो एच का मान कितना आ जाएगा? ये 3 का वर्ग है, तो एच का मान 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि घन सेंटीमीटर में दिया गया था। तो इस शंकु की जो हाइट होगी वो आपसे पूछा गया था, शंकु की ऊंचाई याद करिए, तो शंकु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। 18वां प्रश्न पूछा गया था, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। देखिए इस चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तथा ए ओ बी वृत्त का व्यास है। ए ओ बी इस वृत्त का व्यास है। वृत्त पर बिंदु सी और डी इस प्रकार है, सी और डी इस प्रकार है कि कोण सी ए और बी, ये वाला कोण आपको दिया गया। देखिए सी ए बी का मान 30 अंश दिया गया। ठीक है, और कोण ए बी डी, देखिए ए बी डी ये वाला कोण आपको दिया गया है, 40 अंश दिया गया है। तो कोण सी ए डी ये वाला पूरा कोण आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये पूरा कोण आपसे पूछा जा रहा है, और सी बी डी ये वाला पूरा कोण आपसे पूछा जा रहा है कितने अंश का होगा।
देखिए प्रश्न देखने में आपको बहुत कठिन लगेगा, लेकिन इस प्रश्न में कुछ भी दम नहीं होता है। बिना पेन पेपर के आप इस प्रश्न को मुंजबानी हल कर सकते हैं। देखिए आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा कि अर्धवृत्त में स्थित कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, अर्धवृत्त में स्थित कोण 90 अंश का होता है। क्योंकि ये इसका व्यास है तो ये ऊपर अर्धवृत्त बन रहा है और एक नीचे अर्धवृत्त बन रहा है। तो अर्धवृत्त में परिधि पर जो कोण बनेगा वो कितने अंश का होगा? 90 अंश का। तो ये कितने अंश का हो गया? 90 अंश का। एक और आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। अब देखिए ए बी सी, इस त्रिभुज में देखिए ऊपर वाले त्रिभुज में ये 90 अंश का हो गया, ये 30 अंश का हो गया, टोटल कितना? 120 अंश। और 180 में से अगर 120 अंश घटा दूं तो ये 60 अंश जो आएगा ये इस कोण का मान हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 अंश। यहां तक क्लियर? अब देखिए, अब नीचे वाले त्रिभुज में देखिए ये भी एक अर्धवृत्त बन रहा था। तो अर्धवृत्त में परिधि पर बना कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। यहां तक क्लियर? अब देखिए इस त्रिभुज में ए बी डी त्रिभुज में देखिए तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। ये 90 प्लस 40 130 हो गया। तो ये कितने का बच जाएगा? 50 अंश का बच जाएगा। अब देखिए पहला कोण आपसे पूछा गया था सी ए डी, ये जो कोण होगा, ये पूरा कोण, ये दो कोणों से मिलकर के बना हुआ है। पहला सी ए बी जिसका मान आपको 30 अंश दिया गया है, और दूसरा कोण बी ए डी जिसका मान हमने 50 अंश निकाल लिया। तो इन दोनों कोणों को जब हम जोड़ देंगे तो पूरा सी ए डी का मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा? सी ए डी का मान आ जाएगा 30 प्लस 50, यानी कि कितना अंश? 80 अंश आ गया। दूसरा कोण आपसे पूछा गया था सी बी डी। देखिए सी बी डी, यहाँ पर देखिए ये जो पूरा कोण होगा, ये पूरा कोण जो होगा ये दो कोणों से मिलकर के बना है। पहला ए बी डी जिसका मान आपको 40 अंश दिया गया है, और दूसरा सी बी ए जिसका मान हमने निकाला 60 अंश। तो टोटल जो कोण होगा सी बी डी, इसका मान कितना हो जाएगा? 60 प्लस 40 यानी कि 100 अंश। यही दोनों प्रश्न में आपसे पूछा गया था। दोस्तों डीएलएड 2019 बैच के फ्रेश प्रशिक्षुओं के समय सितंबर 2021 में जो गणित का पेपर पूछा गया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपने देख लिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही पिछले 4-5 वर्षों का 4th सेमेस्टर का सभी सब्जेक्ट्स के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।